हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, है ना। तो जो सकारात्मकता है हमें हर परिस्थिति में, देखिए, जो अच्छी परिस्थिति है हमारे अकॉर्डिंग, जो हमें अच्छा लगता है वो तो गुजर जाएगा, बट जो हमें हमसे नहीं हमें पेन देता है, जो स्थिति हमें दुख देता है, मतलब हमारे लिए जो गलत स्थिति होता है उससे लड़ने का एक ही जरिया है, हम खुद को सकारात्मक रहें और ये ऊर्जा जो हमें ये इस स्थिति से लड़ने के लिए ताकत देती है उसे बनाए रखें, ताकि हम गलत सिचुएशन में, अपने बैड सिचुएशन में उससे लड़ सकें। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स का ना जो, तो चलिए स्वागत है आप लोगों को, आप लोगों के ही क्लास में ए एफ टी एडू बूस्ट में। ठीक है, तो मेरा क्लास का भी शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ ना, वो भी थोड़ा ज्ञान अर्जन कर ले। और जो भी पढ़ते हैं अपने दोस्तों को बता दें। फंडामेंटल राइट्स का लास्ट क्लास है, काफ़ी लेंदी चला ये क्लास, और बट है, देखिए आर्टिकल्स 12 से 35 तक है ना, तो काफ़ी लेंदी है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक सारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सरसरी नज़र से 32-33 पढ़ाई नहीं, 31 पढ़ाई नहीं, 33-34 पढ़ाई नहीं और निकाल दिया ऐसे। मार्शल लॉ क्या है, सैन्य क्या है, पारामिलिट्री क्या है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही रैंडम पढ़ लिए और पूरी ज़िंदगी जब तक एग्ज़ाम दिए कन्फ्यूज़ ही रहे, अरे क्या था, है ना। तो एक बार बेसिक क्लियर हो जाने से ना हमें आसान हो जाता है। तो देखिए आज फंडामेंटल राइट्स का लास्ट क्लास चल रहा है। आई होप हमारे सारे क्लासेस पीछे आप लोग देखे होंगे और लाइक शेयर कर दिया कीजिए, है ना। वो हमारा मेहनत का प्रतिफल है, जो आप लोग क्लास देख के देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, क्लास अच्छा लगे तब ना, ठीक है यार, आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो, मतलब कि आप जो आप पहले जितना जानते थे फंडामेंटल राइट्स में, और जो नए भी है, तो इसको पढ़ के आप देखेंगे कि क्या नॉलेज हुआ और कैसे आप अटेम्प्ट ले रहे हैं क्लास को, जो क्वेश्चन है और जो अभी आ रहा है, अभी यूपीपीसीएस जैसे हुआ, तो उसको भी ना सॉल्व किया करें क्लास को ना, जो जितने भी पेपर होते हैं ना उसको ला के सॉल्व कीजिए। उसमें देखिए फंडामेंटल राइट से क्या क्या पूछ रखा है, ठीक है। तो वैसे आप अपने टीचर को आंक सकते हैं, मुझे आंक सकते हैं कि अगर मैम पढ़ाई है फंडामेंटल राइट्स को तो वो सही में पढ़ाई है और उससे हमारे क्वेश्चन कितने बने, ठीक है। तो आज मुझे थोड़ा सा फ्री फील हो रहा है कि फंडामेंटल राइट्स इतना लेंदी चैप्टर था और मैं आज उसको समाप्त कर रही हूँ लास्ट आर्टिकल्स के साथ। देखिए आज मैं 33, 34 और 35 का एमसीक्यू कराऊंगी। थोड़ा लेंदी चलेगा क्लास, बट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और ये करने के बाद आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग से कोई क्वेश्चन छूटेगा, है ना। तो थोड़ा पेशेंसली देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि करना है तो अगर क्वालिफाई एग्जाम करना है तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। मेहनत टाइम देना पड़ेगा, जो फालतू टाइम कहीं और दे वो एजुकेशन में दे, है कि नहीं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 है ना, वो किससे संबंधित है। अभी हम लोग कल के क्लास में जो सब्जेक्टिव 33 और 34 आर्टिकल्स और 35 पढ़ाए हैं, वो क्लास पहले करेंगे मेरा, तब ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है, तो अब देखेंगे कि सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध, है ना। सशस्त्र बलों जो तीनों बल लाते हैं ना, जो पारामिलिट्री फोर्स लाते हैं, और स्थल सेना, जल सेना, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, मैं वहाँ बता चुकी हूँ, अब बार बार नहीं बताऊँगी। तो ये आता है, ठीक है जी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 है ना, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो जो 33 है उसका उद्देश्य क्या है, तो सेना में अनुशासन को बनाए रखना, ये हो जाएगा। अब देखेंगे सब्जेक्टिव, बार बार नहीं बोलूँगी कि आप सब्जेक्टिव जाके देखें, ठीक है। ओके, कहीं कोई ऐसा वर्ड आए तो मैं समझा दूंगी, बाकी आप सब्जेक्टिव देखेंगे तभी बनेगा ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। और जो मेरा क्लास नहीं देखे होंगे और या फिर पढ़े नहीं तो एकदम नहीं समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, फिर बोलेंगे कि मैम कहाँ से पढ़ा देती उठा उठा के, है ना। तो पहले बेसिक जाने, फिर यहाँ पे आए, पहले सब्जेक्टिव पढ़े फिर यहाँ पे आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 किसको अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को सीमित करे, है ना। तो राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय, तो किसको देता है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लगा लेंगे आसानी से, संसद को, ठीक है जी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि संसद अनुच्छेद 33 के तहत किसके अधिकारों को सीमित कर सकती है, सभी नागरिकों को, केवल सैनिकों के, सशस्त्र बलों, पुलिस अर्धसैनिक बलों आदि को।
तो या न्यायाधीशों को, है ना। तो वहाँ जाके आप सब सब्जेक्टिव देखेंगे। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, चलिए मैं एक बार बता दूँ कि सशस्त्र बलों में तीनों सेना आते हैं ना, तीनों सेना आते हैं। ये हो गया जल सेना, थल सेना और वायुसेना। ओके। और बाकी पुलिस में तो जानते ही हैं, अर्धसैनिक बलों में वही आते हैं, जैसे कि CRPF हो गया। और जाके देखेंगे वहाँ सारा मेंशन कर देती हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हर्ष क्यों किया जा सकता है ना। जो 33 है क्यों किया जाता है, आखिर क्यों आर्टिकल 33 संसद को ये अधिकार दे रखा है कि ये मौलिक अधिकारों का सीमित किया जाए। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जी बी, अनुशासन और कर्तव्य पालन, है ना। देखिए, अभी किसी को अधिकार दिया जाता है, उसके साथ कर्तव्य भी तो आता है। तो वो अधिकार अगर सैनिकों को दे दिया गया, उसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो सैनिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को, उसको अनुशासन और कर्तव्य पालन हेतु उसको सीमित किया जाए, मतलब कम किया जाए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किन संस्थाओं के कर्मचारियों का अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, है ना। तो किसके किए जा सकते हैं। तो अब 6 का देखेंगे तो इसमें रक्षा, है ना, रक्षा तीनों हो गया, थल सेना, जल सेना, पुलिस हो गया, खुफिया एजेंसी रॉ हो गया, है ना, IB हो गया, एजेंसियों के कर्मचारियों को, है ना, इसके कर्मचारियों के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, वहां जाके देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद किस उद्देश्य से कानून बना सकती है ना। मौलिक अधिकार बढ़ाने हेतु, मौलिक अधिकार सीमित करने हेतु, मौलिक अधिकार समाप्त करने हेतु, या मौलिक अधिकार को निलंबित करने हेतु। तो 7 का आंसर देखेंगे कि बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार को सीमित। उन्हें अधिकार तो है, बट उस स्थिति में उनके अधिकार को सीमित कर दिया जाता है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 की व्यवस्था का आधार क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास या विदेशी नीति। तो आप इसमें देखेंगे 8 का देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु ये अधिकार को संसद को दिया गया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 का प्रयोग मुख्यतः किन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जो तो इसमें देखेंगे 9 के रिपीटेड क्वेश्चन है, आप फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया सेवाएं, है ना, जैसे IB हो गया, रॉ हो गया, सुने हैं ना, रॉ मूवी देखे हैं, जो पढ़ते हैं उनको तो पता ही है। तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया सेवाओं के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम उदाहरण है। जो 33 है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम किसके उदाहरण है, सशस्त्र बलों, विशेष शक्तियों का अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, या सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा सशस्त्र बलों विशेष शक्ति अधिनियम। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद जो 34 है किस विषय से संबंधित है। तो हम 33 का इधर कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, अब ये 34 से रिलेटेड पूछ रहा है कि अनुच्छेद 34 किस विषय से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन, सैन्य कानूनों के परिवर्तन के द्वारा क्षतिपूर्ति, न्यायपालिका की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, सैन्य कानूनों का जो है ना, मार्शल लॉ वगैरह मैं पढ़ा दी, वहाँ पे जाके देखेंगे, मैं बार बार नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे। तो अब कॉलेज मेरे ऑब्जेक्टिव करने से पहले मेरे सब्जेक्टिव क्लास देखेंगे जरूर। ठीक है। तभी बनेगा, अदरवाइज तो आप या फिर पहले पढ़े होंगे तो आप खुद को आके जो पढ़ाई अब अभी तक कर चुके हैं तो इससे क्वेश्चन बन रहा है, या फिर एक बार हमारा सब्जेक्टिव करके आके देखेंगे कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। ओके जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 किस विषय से संबंधित है। तो सैन्य कानूनों के परिवर्तन के दौरान क्षतिपूर्ति, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 का प्रयोग कब किया जाता है ना। तो अनुच्छेद 34 का प्रयोग कब किया जाता है, सामान्य स्थिति में, जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो, या जब लोकसभा भंग हो, या जब आपातकाल ना हो, है ना। तो ये लोकसभा आपातकाल में आगे धीरे धीरे पढ़ा दूंगी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, कि जो 34 लागू होता है। आज थोड़ा सा बाजू में ना काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, पर डिस्टर्बेंस तो नहीं होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा पता नहीं इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अब देखेंगे बाद में। तो जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो तो आर्टिकल 34 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला कि अनुच्छेद 34 के तहत संसद क्या कर सकती है। तो इस क्या कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकती है, नहीं ना।
तो न्यायालय को बंद कर सकती है, संविधान के संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है और प्रतिरक्षा दे सकती है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, वो क्या कर सकती है कि संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है जी, और प्रतिरक्षा दे सकती है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे कि अनुच्छेद 34 का उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों लाया गया है ना। तो सशस्त्र बलों की सहायता करने के लिए, न्यायालयों की संख्या बढ़ाने, मौलिक अधिकार को शांत करने। तो इसमें देखेंगे कि सैन्य शासन के दौरान हुए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है ना। जो सैन्य शासन जब होता है तो उसके उसके कार्यों के दौरान जो सुरक्षा प्रदान करना होता है, तो उसके लिए आर्टिकल 34 लाया गया। ठीक है जी, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि अनुच्छेद 34 के अनुसार किस संस्था के अधिकार है कि वह प्रतिरक्षा प्रदान करे। इसमें से कौन, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, राज्य सरकार हो गया, उच्चतम न्यायालय। तो 34 अधिकार किसको दिया गया है, तो ये देखेंगे तो ये दिया गया है संसद को जी। ठीक है, केवल संसद को दिया गया है, ये इसमें केवल भी लगेगा। ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्लास देखेंगे, जरूर देखेंगे, तभी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 के तहत किन व्यक्तियों को प्रतिरक्षा दी जा सकती है ना। न्यायाधीश को, सैनिक व सरकारी अधिकारी को, सांसद को या नागरिक समाज के सदस्य को, है ना। तो इसमें देखेंगे 16 का ये आंसर हो जाएगा सैनिक व सरकारी अधिकारी, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 में वर्णित प्रतिरक्षा किससे संबंधित है ना। तो प्रतिरक्षा किससे संबंधित है इसमें, तो इसका हो जाएगा सैन्य शासन के में किए गए कार्यों से। जो सैन्य शासन है ना, उसके किए गए कार्यों से है, 34 से रिलेटेड। अब 18 देखेंगे कि अनुच्छेद 34 का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है ना। तो जब सेना को नागरिक क्षेत्र में बुलाया जाता है, जब संसद स्थगित होती है, या जब आर्थिक संकट आता है, या जब चुनाव होते हैं। तो 18 का देखेंगे, इसमें जब क्या होता है, ये सब सैन्य से रिलेटेड है, मार्शल लॉ से संबंधित है ये 34 आर्टिकल्स। तो जब सेना को नागरिक क्षेत्र में बुलाया जाता है तो मार्शल लॉ होता है, तो उसे क्या क्या कार्य है, क्यों लगाया जाता है, सब मेंशन है। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन नंबर क्या बोले, अनुच्छेद जो 34 है संविधान के किस भाग में आता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का ही आर्टिकल्स है, 12 से 35। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कितने हैं, तो 12 से आप काउंट कर लीजिए 35 तक। ठीक है जी, तो वो भी काउंट कर लेंगे, ये ऑप्शन दे देगा 12 से 35 कौन सा अधिकार है। ठीक है, तो ये भाग 3 में आएगा और मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 में संसद को कौन से विशेष अधिकार दिए गए, है ना। तो किसी को भी क्षमादान देने का, सैन्य शासन के कार्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करने का, नया राज्य बनाने का, या संविधान बदलने का। तो आप देखेंगे ये है सैन्य शासन के दौरान किए गए कार्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए 34 लाया गया। ठीक है जी। अब देखिए 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 और 34 दोनों किस भाग में है। तो ये मौलिक अधिकार में है ना, मौलिक फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, नीति निर्देशक तो 4th भाग 4 में है। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, न्यायपालिका भी नहीं पढ़ाई हूँ, तो मैं वो पढ़ा दूँगी। ये डीपीएसपी का भाग है, मैं काफ़ी अच्छा क्लास आप देख लेंगे जाके, सारे आर्टिकल्स बता दी हूँ मैं। और इससे भी हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता है, मौलिक कर्तव्य से भी रहता है। ठीक है, न्यायपालिका से तो रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 और 34 का उद्देश्य आखिर क्या है ना। तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं तो बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, बट अगर इतना क्वेश्चन ना देखे एक दिन तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि अरे भाई समझ, अभी सभी प्रतिरक्षा सेना ये सब हो गया तो यहाँ तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेना और सुरक्षा बलों को अनुशासन और सुरक्षा पर बनाए रखने के लिए 33 और 34 लाया गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 और 34 में किसके अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। तो सांसदों के, नागरिक सेवाओं के, न्यायाधीशों के। तो ये है सशस्त्र बलों में, जिसमें सभी आते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों के अधिकार को सीमित करने से संबंधित है। तो 32 है, 33 है, 34 है या 35 है। तो इसमें देखेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार 33 करेगा या 34 करेगा, है ना। तो देखिए, सशस्त्र बलों के अधिकार को सीमित कौन करेगा, 33 करेगा, और ये कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है जी, केवल संसद करेगा जी, विधानसभा नहीं करेगा। ओके, विधानमंडल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद सैन्य शासन के कार्यों के लिए प्रतिरक्षा देता है ना। तो देखिए, कंफ्यूज कर लेगा ना कि 33-34 पढ़ रहे हैं तो यही होगा, नहीं ना। तो इसमें कौन सा होगा 25 का, आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 34।
ये कार्यों को प्रतिरक्षा देगा और वो सीमित करेगा 33 ना। ये कन्फ्यूज़न है। अब देखिए इतना में फ़र्क हो जाता है और हम वहाँ गलत लगाते फिर सोचते अरे यार 1 नंबर कैसे कम हो गया, देखें ये तो गलत है, वो सीट ऐसे लास्ट में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला कि अनुच्छेद 33-34 दोनों का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये 33 और 34 को लाया गया है। इसका उद्देश्य ही यही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 33-34 के अधिकार किस संस्था को दिया गया है ना? तो एक सांसद क्या है? एक संस्था ही है, तो केवल सांसद को दिया गया है। इसमें केवल लगाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के लिए, ये सब वर्ड में वो खेलता है कि नहीं? तो 33 और 34 अधिकार किस संस्था के लिए है? संसद के लिए। ठीक है जी। अब बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 के परिवर्तन मुख्यतः कहाँ होता है ना? परिवर्तन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है जी इसमें? तो आप देखेंगे कि आसाम क्षेत्र, जैसे मणिपुर में स्वयं शासन वाले क्षेत्रों में, जैसे मणिपुर में हुआ था हैती और मणिपुर में जो अभी हिंसा हुई थी, तो वहाँ पे शासन लगाया गया था। और अभी नेपाल का इशू भी देख लिए होंगे, है ना? जो जीनोसाइड हुआ था। अब जीनोसाइड में बता दूँ, जो जनरेशन अभी 18-19 साल के हैं ना, तो जीनोसाइड हो गया। और जो 85 बॉर्न होंगे, 94 बॉर्न, 92 बॉर्न जीनोसाइड में आता है। और 85 से जो बॉर्न है, 80 के बाद जो बॉर्न है वो मिलीनियर में आते हैं। तो ये जीनोसाइड समझिए, तो जीनोसाइड का यही अर्थ होता है। चलिए खैर, तो 28 क्या बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 34 का परिवर्तन मुख्यतः कहाँ होता है? तो आसाम एवं स्वयं शासन वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलेगा? अनुच्छेद 33 और 34 की व्यवस्था संविधान में क्यों जोड़ी गई है ना? क्यों आखिर ये इतने सारे तामझाम किए गए आर्टिकल 33 और 34 के तहत संसद को कार्य दिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे ताकि फिर से गलती ना हो। तो अनुच्छेद 33 में संसद द्वारा बनाए गए कानून का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखेंगे कि सैनिकों को अनुशासन की रक्षा करना। ठीक है, चलिए अब 31 क्वेश्चन नंबर बोर्ड है कि अनुच्छेद 33 का लागू होना नागरिकों पर भी होता है क्या? कि नागरिक जो 33 होता है वो नागरिक पे ही होता है या फिर सिर्फ सैनिकों पे ही होता है? तो आप देखेंगे नहीं, ये नागरिकों के लिए नहीं है। जो आर्टिकल्स है 33 है वो केवल सशस्त्र बलों और उसके सैनिकों के लिए ही होता है। ठीक है। अब 32 बोर्ड है कि अनुच्छेद 34 भी दी गई प्रतिरक्षा अस्थायी होती है कि लगा दिए हैं तो वो अस्थायी होता है या फिर उस टाइम के लिए होता है, केवल संसद चाहे तो। जैसे अभी मान लीजिए संसद को लगे तो हाँ या नहीं होगा। मतलब देखिए ये बहुत अस्थायी भी नहीं होता और ये कहा भी नहीं जा सकता, तो केवल संसद चाहे तो वो कितने टाइम के लिए भी वो दे सकता है। ठीक है, ये संसद पर डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि 33 का प्रयोग किस परिस्थितियों में किया जा सकता है ना? तो इसे कब किया जा सकता है? कि जब सेना नागरिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, है ना? जब संसद स्थगित हो, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, नागरिक, ये नहीं है क्योंकि किसी क्षेत्र में मणिपुर का ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि अभी रिसेंट का इशू वही चल रहा था जहाँ सेना शासन लगाया गया था, कोर्ट मार्शल लगाया गया था। तो जब सेना नागरिक क्षेत्र में कार्य कर लेता है ना, तो उसी समय संसद 33 का आर्टिकल्स का यूज़ कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 किस अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से सीमित करता है ना? तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 34 है किस अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से सीमित, देखिए डायरेक्ट तो नहीं करता बट अप्रत्यक्ष रूप से मैं अभी समझा देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि वो कैसे वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये सभी के लिए आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और जीवन जीने का अधिकार है। अभी क्या बोलेगा, मान लीजिए एज एग्जाम्पल मैं मणिपुर लेती हूँ कि मणिपुर में जैसे कि हिंसा हुआ और वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया 144। अब इस आर्टिकल्स के तहत बोलेगा कि नहीं, अब सेना का आदेश है कि आप ना वहाँ पे मतलब कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, 2 लोगों से ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे धारा 144 के तहत। तो नागरिक बोलेगा नहीं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है कि इसके तहत मुझे फ्रेश हवा घर से बाहर लेने का है और मैं फैमिली के साथ ही जाऊँगा।
तो इसका हनन है तो ये सीमित हो सकता है ना। और 19 का स्वतंत्रता क्या बहुत सारे कहीं घूमने का, कहीं निवास करने का, कुछ बोलने का। अब ये नहीं कि अपना 19 का बोलेगा कि नहीं मैं आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट्स में अपने भाषण दे सकता हूँ, अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ कर्फ्यू में, तो ये भी सीमित हुआ ना जी। और 14वीं समानता का अधिकार है। तो मान लीजिए कहीं और जगह का बोलेगा कि नहीं उस नागरिक के साथ नहीं हुआ, तो ये विशेष स्थान विशेष पे लागू हुआ ना। तो कहने का मतलब यही है। तो ये सभी सीमित सारे आर्टिकल्स को सीमित करेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 किस अधिकार को नियंत्रित करता है ना। तो ये किस अधिकार को, ये न्यायिक अधिकार, विधिक अधिकार या कार्यपालिका, तो ये करता है मौलिक अधिकार को, है ना, फंडामेंटल राइट्स को करता है। ठीक है जी। उफ, देखिए अनुच्छेद 34 में कंपनसेशन शब्द का आशय क्या है, ये होता है पदोन्नति। ठीक है, ये थोड़ा सा डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 और 34 का समावेशन संविधान में क्यों किया गया है। आखिर दोनों को क्यों एक साथ मिला के पढ़ा जाता है या फिर एक समावेशन करता है। तो ये क्या है, दोनों सैन्य से है कि वो सेना जो सेना शासन लगता है तभी है। तो रक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए, इसी कारण से 33 और 34 को समावेशन किया गया है। ठीक है जी। हाँ, देखिए अभी क्या बोलेगा, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद किन संस्थाओं के अधिकार को सीमित कर सकती है ना। तो आरबीआई, सेबी, नीति आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन। तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, रॉ और आईबी है ना, ये गुप्तचर एजेंसियां हैं। बीएसएफ सीआरपीएफ हो गया सर, अर्धसैन्य है ना, अर्धसैन्य विभाग। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि अनुच्छेद 34 में संसद किन कार्यों के लिए प्रतीक्षा दे सकता है ना। कि बोलता है कि जो 34 है संसद किन कार्यों के लिए प्रतीक्षा दे सकती है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बी, सैन्य या नागरिक कानूनों के तहत कार्रवाई के लिए। ठीक है, क्यों ये प्रतिशत, तो सैन्य नागरिकों के नागरिक कानूनों के तहत कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि अनुच्छेद 33 34 दोनों में से किस सिद्धांत को सुनिश्चित करते हैं। ये अनुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता, किस सिद्धांत को ये सुनिश्चित करते हैं, क्यों ये क्या बताता है। तो ये अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रिलेवेंट है ना। तो चलिए थोड़ा सा लेंदी है आज क्लास, तो पेशेंसली आप पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा मोटिवेट करना चाहूँगी आप लोगों को कि उस शिक्षा का क्या मोल जो हमारे अंदर गलत को सही करने का जुनून और निडरता पैदा ना कर सके, है ना। तो शिक्षा हमें हम हमारे अंदर जो गलत है गलत बोलने, बट ऐसा नहीं कि वो जान पे बनना है और वहाँ पे गलत सही नहीं। वहाँ देखिए हमारा मेन उद्देश्य पहले लाइफ होता है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारा जीवन का मतलब कि जीने में टेंशन, मतलब कि ऐसा डर है कि मौत भी हो सकती है, तो वहाँ झूठ बोल दीजिए, डोंट मैरी, क्योंकि उस वहाँ से निकल के कोई और 100 काम कर सकता है ना। तो बोलते हैं कि शिक्षा का सबसे पहला मतलब होता है, वही शिक्षा होता है जो हम गलत को गलत बोलेंगे और सही को सही, बट पहले लाइफ, है ना। अब ऐसे नहीं कि चारों तरफ से घिरे हैं और मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ तो मैं वहाँ सच बोलूँगा और कोई मुझे मार दे, तो इस स्थिति में नहीं बोलते हैं। चल आदमी को सोच समझ के हर कार्य करना चाहिए, है ना, बायस हो गए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है ना। तो 35 किससे संबंधित है जी। तो ये है मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कानून को बनाने का, है ना। मौलिक अधिकार कानून कैसे लागू होगा ये सब ना, तो वहाँ क्लास देखेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ मैं, ताकि आप लोग जब देखें तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो लगेगा अरे यार क्या बाउंस हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ मिस पढ़ा लेती है ना, कुछ नहीं पढ़ाती हो। आप क्वेश्चन जाके देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हो रखे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यूपीपीसीएस में नहीं पूछा तो ज़रूरी नहीं, आप अगर जिस एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसे है ना। तो अब देखेंगे कि सिर्फ से संसद को, जो 35 के तहत है ना, आर्टिकल्स 35 के तहत केवल, ध्यान रखेंगे केवल आ गया। ठीक है, देखिए इतने आर्टिकल्स जान रहे तो जरूर नहीं इसी तरह का क्वेश्चन पूछे, कभी पूछ दे कि आर्टिकल्स 35 फंडामेंटल राइट्स का है या केंद्र का आर्टिकल्स है ना। तो इसमें कानून कौन विधानसभा बना सकता है, यहाँ भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी क्लियर हो जाएगा तभी ना, इसलिए तो इसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। ठीक है, ओके। तो बोर्ड अनुच्छेद 35 संविधान के किस भाग में है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का ही भाग है, लास्ट आर्टिकल्स है।
भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44 बोर्ड है कि अनुच्छेद 35 किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो 35 किस उद्देश्य के लिए जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों को एकरूपता बनाए रखने के लिए ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 वो क्या बोलता है? देखिए 45 बोर्ड का अनुच्छेद 35 किन अनुच्छेदों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है? मतलब इसमें जो आर्टिकल्स है तो किससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? ये नहीं कि 12 से 18 बना दे, 20 से 25 बना दे, 36 से 51 बना दे। 36 से 51 वो है ना डीपीएस पे। ठीक है, भाग 4 का। ठीक है जी। तो ये किस अधिकार को देता है? तो ये देगा अनुच्छेद 16(3), 32 का 3, 33, 34 और 35। इससे जो आर्टिकल्स संसद बनाएगा इसी आर्टिकल से संबंधित बनाएगा। ठीक है जी। और ये 46 से क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 राज्यों 35 में राज्यों को कौन सी शक्ति सीमित की गई है? वित्तीय शक्ति, विधायी, न्यायिक या प्रशासनिक शक्ति? तो आप इसमें देखेंगे इसमें विधायी शक्ति कर दिया गया है। ठीक है जी। संसद पढ़ाएंगे जब हम सब समझा देंगे। अब 47 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये सभी राज्यों को समान कानून सुनिश्चित करना है ना। अगर विधानसभा को दे दिया जाएगा तो अलग अलग कानून बन जाएंगे। वहाँ आप सब्जेक्टिव देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। 48 का क्या? अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है ना? तो केवल नागरिक अधिकारों पर, केवल राज्य के विषयों पर, मौलिक अधिकार संबंधी विषय या आर्थिक नीति पे। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या होगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित विषय पर, या चाहे वो राज्य के लिए हो या केंद्र के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून किस पर लागू होता है? जो 35 है संसद द्वारा बनाए गए केवल केंद्र शासित प्रदेश पर, केवल राज्यों पर, संपूर्ण भारत पर, या केवल नागरिकों पे? तो अब देखेंगे इसमें संपूर्ण भारत पे लागू होगा ना। क्वेश्चन नंबर 50 बोला अनुच्छेद 35 का संबंध निम्न से किससे है? तो न्यायिक पुनर्लोकन, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से, विधानमंडल शक्ति सीमित करने से, राज्यपाल की शक्तियों से। तो अब देखेंगे 50 का हो जाएगा बी, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोर्ड का अनुच्छेद 35, आप स्पीड पढ़ा के देख लेंगे पर देखेंगे जरूर है ना। कभी कभी एक बार तो थोड़ा समझ के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ रिपीटेड है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैं डाल दी हूँ ताकि आप लोग को 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को जो शक्ति दी गई है वह किसके हित में है ना? तो वो क्यों लाया गया था और किसके हित में है? तो ये है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ताकि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनको सुरक्षित किया जा सके। अनुच्छेद 35 किन अनुच्छेदों के अंतर्गत बने कानूनों को संविधान की सुरक्षा प्रदान करता है? संविधान की सुरक्षा तो ये आर्टिकल्स हो जाएगा, बताए ना संसद उसके 35 के तहत 3 आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स पे बना सकता है। 16 का 3 हो गया, दे देगा कहीं, अब याद रखेंगे 32 का 3 और 33 और 34, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? अनुच्छेद 35 के अनुसार राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है ना? तो 53 का ये क्या करेगा, नहीं बना सकता है ना। राज्य विधानमंडल कानून को नहीं बना सकता है। ठीक है जी, वो कानून नहीं बना सकता है ना, राज्य विधानमंडल कानून या फिर जो है वो नहीं बना सकता। 54 अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दिए गए विशेष अधिकार को क्या कहा गया है? विशिष्ट विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका से संवैधानिक नियंत्रण। तो ये 54 हो जाएगा, विशेष शक्ति ना, विशेष शक्ति में आएगा ये। अनुच्छेद 55 बोला अनुच्छेद 35 का क्या उद्देश्य है? तो मौलिक अधिकारों की एकरूपता और केंद्रीकृत नियंत्रण है। ये तो लाया गया है, इसलिए तो बनाया गया इसमें, ताकि मौलिक अधिकार में एकरूपता है, सभी नागरिकों लिए, भारतीय नागरिकों लिए, और केंद्रीय नियंत्रण को बनाए रखा जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 का प्रावधान भारत की किस शासन प्रणाली की सुदृढ़ करता है? एकात्मक प्रणाली, संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली या मिश्रित प्रणाली? तो अभी हम ऊपर देखे थे ना, एकात्मकता, चाहे कोई भी स्टेट हो है ना, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तो उसको सभी में एक रूपता लाता है। ठीक है, और ये जरूरी भी है देश की अखंडता के लिए। तो आर्टिकल 57 बोला कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है, राज्यपाल के अनुमोदन पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति के बाद ही मान सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ध्यान से देखेंगे तो ये है, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा, पहले नहीं है। जब तक राष्ट्रपति नहीं उसमें साइन करेंगे तो मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद
58 क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद का कानून यानी मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है तो वह संवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा। अगर वो मौलिक अधिकारों को संसद का कानून जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित अगर कर देगा तो वो क्या होगा, है ना। तो इसमें देखेंगे कि वह संविधान द्वारा संरक्षित होगा। ठीक है जी। अब 59 का कुछ क्वेश्चन है, पेशेंसली पढ़ लें, है कि नहीं, आप ही के लिए है, आप ही के लिए मेहनत है। और ये ध्यान से पढ़ लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के लिए मतलब कि आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत देखिए, पढ़िए, जितना पढ़ेंगे तो उससे आपका बेसिक अच्छा है, पर ये एक समझने के लिए फंडामेंटल राइट्स इनफ है और इतना करके भी आप पास कर सकते हैं। तो 59 का क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 संवैधानिक किस अनुच्छेद के साथ जोड़ा गया है ना। तो इसमें किस अनुच्छेद के साथ जोड़ा गया, तो आप देखेंगे अभी मैं पढ़ाई हूँ 33, 34 और 35। ठीक, 33 हो गया, 34 हो गया और 35 के साथ जोड़ा गया क्योंकि ये संसद और सैन्य शासन से रिलेटेड और नागरिक की सुरक्षा के लिए। अब 60 क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 संविधान के किस भाग को मजबूत करता है, तो मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन में ये मजबूत करता है ना जी। पढ़ लेंगे तो फटाफट बन जाएगा, उसमें क्या है। चलिए, अब कुछ 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोर्ड का अनुच्छेद 35 में संसद का विशेष शक्ति शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। विशेष शक्ति है ना संसद का, ये है कि नहीं, 35 जो नागरिकों की सुरक्षा देता है, फंडामेंटल राइट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित विषय पर विशिष्ट कानून बनाने का की शक्ति। ठीक है, ये विशेष शक्ति है संसद के पास। अब 62 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 संविधान में क्यों आवश्यक था, क्यों लाया गया, इतना तामझाम जो किया गया आर्टिकल्स 35 ला के ये सब कानून, ताकि राज्यों की स्वतंत्रता मिल सके, है ना। इसमें उलझे नहीं और देश की एकरूपता और अखंडता बनी रहे, इसे यही उद्देश्य था उसका, है कि नहीं। नहीं सॉरी, माफ करेंगे। तो इसका हो जाएगा ताकि मौलिक अधिकारों को समान परिवर्तन हो ना। अगर मान लीजिए, माफ करेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अनुच्छेद 35 संविधान में क्यों आवश्यक था, क्योंकि ताकि मौलिक अधिकारों को समान परिवर्तन, अगर विधानमंडल को ये अधिकार दिया जाएगा तो अलग अलग राज्य वोट बैंक के लिए अलग अलग कानून बना देंगे फंडामेंटल राइट से। वो 19 को कम नहीं करेंगे कि अरे यार उनके वहाँ के नागरिक नाराज हो गए, तो इसलिए केंद्र को ये शक्ति दे दी गई है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 संसद में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है सदैव, मतलब वो संसद संसद सदैव बना सकता है ना, कभी भी जब भी जरूरत पड़े, है ना, तो एनी टाइम। ठीक है, तो 64 अनुच्छेद क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन 64 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा, राष्ट्रपति स्वीकृति या राज्यपाल की सुरक्षा। तो अंदर संसद द्वारा बनाए कानून किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, तो आप देखेंगे तो ये है संवैधानिक सुरक्षा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंसली देख लें, काफ़ी मजबूत हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स, और थोड़ा चैन के नींद सोएंगे आप भी। आज फंडामेंटल राइट्स का लास्ट था, काफ़ी लेंदी चैप्टर था, इसलिए मैं बारीक छोटे छोटे टॉपिक में बना दी हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो ये है विधायी एकरूपता और केंद्रीकरण, है ना। चलिए, तो आज क्लास में काफ़ी लेंदी हुआ, थोड़ा लेंदी हुआ, बट आप ध्यान से आप इसको अगर एक बार तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे देन ऑब्जेक्टिव करेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोई कोताही नहीं, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं, तो कोताही पढ़ाई हमसे करने लग जाएगा और हम बार बार फिसलते जाएंगे, सांप सीढ़ी वाला हालत हो गया कि वहाँ तक पहुँचे उसके पहले ही नीचे सांप काट दिया और आ गया, एक एक क्वेश्चन काट दिया और मैं पीछे आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी मेहनत लगता है मुझे भी, और थोड़ा लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चलिए, तब तक अपना अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, सकारात्मक रहेंगे, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहेंगे और खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और अभी जो नेक्स्ट त्यौहार है, जो सब छठ वट है, वो भी मनाएंगे और दीपावली भी अच्छे से मनाएंगे। आप लोग खूब पटाखे फोड़िए पर सुरक्षा के साथ। तब तक नमस्कार।